गुड कितने मॉर्निंग लोग? सर। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। अब आप शुरू करें सर। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज वंस प्लीज सर। अगेन गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज संविधान संशोधन पर हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी है। किस तरह से संविधान संशोधन का प्रोसीजर होता है, इसको हम लास्ट में लेंगे। ये संविधान संशोधन, चूंकि 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, इसमें इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन को जानना जरूरी है, इसलिए मैं पहले संविधान संशोधन पर चलता हूं। अगर टाइम परमिट करेगा तो प्रक्रिया क्या होती है वो मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो मैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, और ये जो संविधान संशोधन था, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, ये जो संविधान संशोधन था 1951 में, पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। जैसा कि मैंने पहले टीपीएसपी के लेक्चर में बताया था कि इनफैक्ट संविधान संशोधन की यात्रा भी इन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड है कि किस तरह से जो फंडामेंटल राइट का लाभ उठाते हुए बड़े बड़े लोग अपनी जमीनों पर कब्जा किए हुए थे, जो सीलिंग लिमिट की सीमा से अधिक थी, उनकी सीलिंग की सीमा से अधिक लैंड को निकाल के किस तरह से गरीब लोगों को बांट के उनको भी विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, ये प्रक्रिया करनी होती थी तत्कालीन सरकारों को। तो उसी से रिलेटेड ये पहला संविधान संशोधन है कि जब ये जमींदार जागीरदार आदि एबॉलिश हुए, ZLR एक्ट आया, तो जमींदारों से जमीन लेके गरीब लोगों में बांटने से संबंधित ये भूमि सुधारों से संबंधित ये पहला संविधान संशोधन है। और इस संविधान संशोधन की विशेष बात यह है कि पहले जो संविधान में, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। ये फर्स्ट संविधान संशोधन जो हुआ 1951 में, इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, क्योंकि अनुसूचियों में जब कोई भी मैटर डाला जाता है तो वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाता है। इसलिए पहला संविधान संशोधन अर्थात भूमि सुधारों से संबंधित जो संविधान संशोधन पहला था, इसमें 9वीं अनुसूची इंट्रोड्यूस की गई। तो अब आज की डेट में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, इसलिए मैं 9वीं अनुसूची मैंने बता दिया, फर्स्ट संविधान संशोधन से ऐड की गई। अब मैं बीच के 3 और संविधान संशोधन है, ये अनुसूचियां कंप्लीट करने की दृष्टि से मैं पहले उन संविधान संशोधनों की चर्चा करूंगा। जैसे पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में, भूमि सुधार से संबंधित था, और 52वां यानी 52nd जो संविधान संशोधन था, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये 1985 में संविधान संशोधन हुआ था, 52वां, और ये दरबदल एंटी डिफेक्शन एक्टिविटीज को इन्फोर्स करने से रिलेटेड था संविधान संशोधन, जिससे कि लोग दरबदल न कर सकें, उन पर अंकुश लगाने से रिलेटेड ये संविधान संशोधन था, और इसमें 10वीं अनुसूची ऐड की गई। तो पहले 8 अनुसूचियां थी, अब हम लोग आ गए 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के फलस्वरूप जोड़ी गई, और 52वां संविधान संशोधन के फलस्वरूप 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और ये 1985 में आया था। इसी तरह से
73वां संविधान संशोधन यानी 73rd संविधान संशोधन जो पंचायती राज सिस्टम, विलेज पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो दिया गया उससे रिलेटेड ये 73वां संविधान संशोधन है। इसमें 11वीं अनुसूची में इनका ये मैटर डाला गया है, यानी विलेज पंचायत, पंचायती राज सिस्टम को इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो सभी 11वीं अनुसूची में डाले गए 1992 में। ये एक्ट जो आया था 73वां संविधान संशोधन, ये 1992 में आया था। और इसी तरह से 74वां संविधान संशोधन जो कि नगर पालिकाओं से, अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ये 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची में इनके विषय डाले गए। तो इस तरह से कंप्लीट आपकी 12 अनुसूचियां, इसलिए मैंने थोड़ा डिविएट किया है कि पहले संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 52वें संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची में मैटर डाला गया और 73वें से 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, 52वां 1985 में, 73वां 74वां ये दोनों 1992 में आए थे। अब फर्स्ट हो गया और बीच में हमने आपके 52वें, 73वें और 74वें, इसलिए ये अनुसूचियों को कंप्लीट करने की दृष्टि से ये पहले मैंने बताया। अब 7वां संविधान संशोधन को हम लेते हैं। बीच के संविधान संशोधन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। 105 संविधान संशोधन हुए हैं, उसमें हम मेन ले रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें 7वां संविधान संशोधन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1956 में आया था और इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि भाषाई आधार पर तमाम राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ है वो 1956 में आया था। पहले एक्चुअली सारे जो भी राज्य थे उनकी कैटेगरी ABCD 4 भागों में ये विभक्त थे। तो उनको खत्म करके जब पुनर्गठन हुआ तो 14 नए स्टेट्स आए और 6 नई यूनियन टेरिटरी बनाई गई। ये 7वां संविधान संशोधन के फलस्वरूप हुआ। इसके बाद ये 10वां संविधान संशोधन 1961 में आया। इसी प्रकार 12वां संविधान संशोधन 1962 में आया, 13वां संविधान संशोधन 1962 में आया और 14वां संविधान संशोधन 1963 में आए। ये सर 14 स्टेट कौन कौन से थे? हाँ, मैं अभी बेटा अभी आप धीरज रखिए। ये अब आगे जो संविधान संशोधन हम आपको बता रहे हैं, 10वां संविधान संशोधन, इसमें दादरा एंड नगर हवेली, आपको मालूम है कि गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली पे इन पे पुर्तगालियों का कब्जा था। यस सर। तो उनसे लैंड लेके 1961 में पुर्तगालियों को मार भगाया गया और 1961 में दादरा एंड नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के का दर्जा इसको दिया गया 1961 में। ये 10वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ। इसी तरह से 12वें संविधान संशोधन वो 1 साल बाद आया, 1961 में आया। उसमें गोवा, दमन एंड दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। इसी प्रकार 13वें संविधान संशोधन वो भी 1962 में आया। उसमें नागालैंड को विशेष प्रावधान अपनाकर अलग राज्य का दर्जा दिया गया। आपको मालूम है कि ये सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, पहले आसाम होता था, तो उसमें से 1962 में नागालैंड को विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दिया गया। अब आप इसी में ध्यान से देखिएगा कि आगे हम बताएंगे कब मेघालय आया, तो कब सिक्किम आया, कब पुडुचेरी आया। आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको वो क्रम मालूम हो जाएगा। सबसे पहले नागालैंड आया। अब 14वें संविधान संशोधन में पुडुचेरी को, यानी उस समय पौंडीचेरी जो था जिसपे फ्रेंच का कब्जा था, वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया, ये 1963 में। अब इसके बाद आप 18वें संविधान संशोधन पे आइए।
18वां संविधान संशोधन जो है ये भी पंजाब का जो भाषाई आधार पर पुनर्गठन इसमें किया गया। इसके अंतर्गत आपको बता दूं कि पहले आज की डेट में जो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, ये सारे पंजाब में ही शामिल थे। तो 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया और इसके तहत जो पंजाबी भाषी क्षेत्र था, यानी पंजाबी बोलने वाले लोगों का जो क्षेत्र था, यानी पंजाब था, एक तो पंजाब अलग हुआ और हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा उससे अलग हुआ, पर्वतीय प्रदेश हिमाचल प्रदेश हुआ और पंजाब और हरियाणा की जो कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़, उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब आपको हम ले चल रहे हैं 21वें संविधान संशोधन पर और 71वें पे और 92 पे। सीधे अभी मैं इसलिए ले चल रहा हूं क्योंकि ये तीनों संविधान संशोधन जो हैं वो भाषाओं से संबंधित हैं। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थीं, बाद में 8 भाषाएं जो जोड़ी गई, तो ये 8 भाषाएं हैं। इनसे रिलेटेड ये 3 संविधान संशोधन हैं, इसलिए मैंने इनको कंबाइन किया है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में आया, 1967 में, इसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया। अब आप इसमें काउंट करते जाइए, पहले 14 थी तो सिंधी भाषा जोड़ी गई 1967 में, वाइड 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो कि 1992 में आया, इसके अंतर्गत 3 भाषाएं और जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं ये जोड़ी गई 1992 में। इसी प्रकार 92 यानी 92nd संविधान संशोधन से 4 भाषाएं और जोड़ी गई और ये संविधान संशोधन 2003 में आया। इसमें बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली ये भाषाएं जोड़ी गई। आप अब इनको काउंट करिए, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 4, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4, 4 + 4 8 भाषाएं जोड़ के आज की डेट में 22 जो भाषाएं हैं ये आपके संविधान में कंप्लीट भाषाएं हो गई। 21वें संविधान संशोधन से सिंधी जोड़ी गई, 71वें से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई और 92वें संविधान संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस तरह से ये कंप्लीट लिस्ट हो जाती है। आज आपसे अगर कोई पूछता है कि हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं और किस किस तरह से ये जोड़ी गई वो डिटेल आपको बताया। अब 22वें संविधान संशोधन पे आइए, ये 1969 में आया। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि 13वें संविधान संशोधन से 1962 में नागालैंड को केंद्र शासित यानी स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था और 22वें संविधान संशोधन से मेघालय को असम से अलग करके नया राज्य बनाया गया था 1969 में। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये पूछा जाए कि पहले नागालैंड राज्य बना या मेघालय, तो पहले नागालैंड बनेगा 1962 में और 1969 में मेघालय 22वें संविधान संशोधन से और नागालैंड 13वें संविधान संशोधन से। इसी तरह से 36वां संविधान संशोधन 1975 में आया। इसके तहत सिक्किम को 1975 में भारत में जोड़ा गया और वो 22वां राज्य बना। अब आप सीक्वेंस समझिए, पहले नागालैंड 13वें संविधान संशोधन 1962 में, मेघालय 22वें संविधान संशोधन के तहत 1969 में और सिक्किम 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में ये 22वां राज्य के रूप में जोड़ा गया। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका संविधान संशोधन है वो
42वां संविधान संशोधन है, यानी 42वां संविधान संशोधन। ये 1976 में इंट्रोड्यूस हुआ था संविधान संशोधन, जब मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। इमरजेंसी के टाइम की ये बात है। और इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसी संविधान संशोधन के तहत संविधान की जो प्रस्तावना है, यानी प्रियम्बुल में भी 3 नए शब्द जोड़े गए थे। प्रियम्बुल फॉर द फर्स्ट टाइम अमेंड हुआ था। और इसी से आपको एक चीज और मिलेगी कि अगर कोई पूछे क्या प्रियम्बुल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो आंसर होगा कि यस, प्रियम्बुल इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो it can very well be amended. In fact, it was amended way back in 1976 by 42nd constitutional amendment. ये आप इसका उत्तर लिखेंगे। और 3 नए शब्द जो इसमें जोड़े गए और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ी गई, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों से डिस्कस चर्चा में बताया था। तो 3 जो नए शब्द इसमें जोड़े गए थे प्रियम्बुल में, वो थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, यानी सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। ये 3 शब्द जोड़े गए और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। अगर आपको कोई ये पूछे कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य शामिल थे या नहीं, तो आंसर होगा नहीं। मूल कर्तव्य, मूल संविधान में कोई भी मूल कर्तव्य शामिल नहीं था। 10 मौलिक कर्तव्य यानी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ी गई। और एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी वो पेरेंट की ये ड्यूटी बनाई गई थी कि 6 से 14 साल के बच्चों को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो प्राइमरी एजुकेशन जो फ्री एंड कंपलसरी होती है उसको प्राप्त करने का फंडामेंटल राइट मिला था। और आर्टिकल 21A ऐड किया गया था 2002 में। उसी के तहत जो कोरिलेटिव फंडामेंटल ड्यूटी पेरेंट की बनी थी। तो इस तरह से देयर आर नाउ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर अदर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। जो 11th है वो पेरेंट्स के लिए है और उनके करस्पॉन्डिंग जो फंडामेंटल राइट बच्चों को मिला वो आर्टिकल 21A ऐड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वो आई थी 1976 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 42nd हुआ था, और 11वीं आई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2002 में आया था, यानी 1976 के बाद करीब 26 साल बाद जो 2002। तो कभी कभी इसमें पूछा जा सकता है कि जब ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 में आई थी तब प्रेसिडेंट कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन था, ये आपको मालूम होना चाहिए था। मिसेस गांधी थी प्राइम मिनिस्टर 1976 में और फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट थे। अब आगे हम 44वें संविधान संशोधन पे आ रहे हैं जो 1978 में हुआ, और ये लीडिंग केस इसमें आया था केशवानंद भारती के। इसी संविधान संशोधन के तहत राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले आर्टिकल 31 में था, उसको संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को जो फंडामेंटल राइट था वहां से हटा के इसको एक लीगल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 300A। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी बैकग्राउंड हमने आपको बताई थी कि ये फंडामेंटल राइट से क्यों हटाना पड़ा, और ये केवल लीगल राइट बनाया गया 300A। आप जानते हो कि आर्टिकल 31 पार्ट 3 में था, यानी जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, और 300A ये पीछे पार्ट 20 में आता है, तो ये केवल लीगल राइट है।
इसी तरह से ये 56वां संविधान संशोधन 1987 में आया। इनफैक्ट ये संविधान संशोधन है, इसके तहत गोवा को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। अभी आपको मैंने बताया था कि पहले गोवा 12वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1962 में पहले केंद्र शासित प्रदेश बना। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोवा पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था, 1961 के बाद पहले किस ईयर में ये केंद्र शासित बना और किस ईयर में फिर ये राज्य बना। तो कौन कौन से संविधान संशोधन इसमें इन्वॉल्व है? तो 12वां संविधान संशोधन के तहत ये केंद्र शासित प्रदेश बना था 1962 में, और 1987 में 56वें संविधान संशोधन के तहत ये पूर्ण राज्य बना 1987 में। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि गोवा तो राज्य बन गया, लेकिन दादरा एंड नगर हवेली राज्य नहीं बना, आज भी वो यूनियन टेरिटरी ही है। तो ये डिफरेंस समझिएगा। अब 61st यानी 61वां संविधान संशोधन, इसके तहत ये 1989 में आया था संविधान संशोधन 61वां। इसके तहत मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई। इससे हमारे देश में मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी और हमारे युवाओं को ये एडल्ट फ्रेंचाइज का जो अधिकार मिला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। मतदान देने का जो अधिकार है, ये 61वें संविधान संशोधन से 1989 में इसकी एज कम हुई। आपको 61st यानी 61वें संविधान संशोधन के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, जो एनसीटी यानी दिल्ली है उसको एनसीटी का नेशनल कैपिटल रीजन का टेरिटरी का जो दर्जा प्राप्त हुआ, वो 69वें यानी 69th संविधान संशोधन जो 1991 में आया, उसके तहत ये दिल्ली को एनसीटी का दर्जा प्राप्त हुआ। यानी दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी भी है, इसमें आपका विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, वहाँ चीफ मिनिस्टर भी है, और डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट वो यूनियन टेरिटरी है। क्योंकि ये कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है, इसलिए नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया। 86वां आपको हम बता ही चुके हैं। 2002 में जो आया वो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, आर्टिकल 21A और उसके करस्पॉन्डिंग पेरेंट्स की जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। इसके बाद ये 100वां संविधान संशोधन, ये संविधान संशोधन 2015 में आया। इसमें इसके अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के मध्य आपसी सहमति से भूमि हस्तांतरण किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1960 में पंडित नेहरू ने अपने टाइम में जो बेरूबारी का क्षेत्र दे दिया था, उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो बाद में बांग्लादेश बना, तो बहुत से ऐसे गांव थे जो यद्यपि भारत के थे, लेकिन उनके आसपास सब बांग्लादेश के रीजन में वो गांव फंसे हुए थे। इसी प्रकार कुछ गांव बांग्लादेश के ऐसे थे जो कि हमारे देश की बाउंड्री के बीच में फंसे हुए थे। तो इस तरह की जो समस्याएं थी, बहुत दिक्कत उन लोगों को हो रही थी। तो इन दोनों समस्याओं को आपसी सहमति से 100वें संविधान संशोधन 2015 में दोनों देशों ने जो भूभाग जिसके क्षेत्र में कन्वीनियंटली आना चाहिए उसका आदान प्रदान हुआ। और इसके बाद 101वां यानी 101st
संविधान संशोधन जो कि जीएसटी से संबंधित है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पूरे भारत में ये 1 जुलाई 2017 से ऐड किया गया। आप लोगों को मैं ईयर बताता जा रहा हूं, ये आपको ये यूट्यूबर आदि में जो यूट्यूब आदि वाले जो आपको बताते हैं, ये ईयर सब नहीं बताते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से करिएगा। मैंने इसमें संविधान से, ओरिजिनल संविधान से इनको सबको नोट किया है, इसलिए इनको बड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 से आया और इससे संबंधित जो संविधान संशोधन विधेयक था वो 122वां था। अभी आपको आगे हम 2-3 और संविधान संशोधन रह गए, उनको मैं बता दूं, उसके बाद और हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 102वां संविधान संशोधन है, ये 11 अगस्त 2018 से लागू हुआ। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे संबंधित जो विधेयक था वो 123वां संविधान संशोधन विधेयक था, जो कि 152वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। इसके बाद 103वां यानी 103rd संविधान संशोधन ये 12 जून 2019 से लागू हुआ। इसमें जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को सर्विसेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 10% सीट्स का जो रिजर्वेशन दिया गया, उससे रिलेटेड ये 103वां संविधान संशोधन है। और इससे रिलेटेड जो बिल था वो 124वां था। अब 104वां संविधान संशोधन ये रिलेटेड है लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण को 2030 तक 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ इसमें एक बात और हुई कि जो एंग्लो इंडियंस को लोकसभा और विधानसभाओं में नॉमिनेट करने की पावर प्रेसिडेंट को मिली थी, तो ये नॉमिनेशन इस 104वें संविधान संशोधन से खत्म कर दिया गया, एंग्लो इंडियंस वाला। अब आपको एक चीज और मैं बता दूं कि ये एससी और एसटी के लिए 10-10 साल का जो रिजर्वेशन का टाइम बढ़ाया जा रहा है, ये अब लेटेस्ट 104वें संविधान संशोधन से 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अब आप लोगों के दिमाग में, माइंड में ये क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि पिछले जो 10-10 साल के और पीरियड जो बढ़ाए गए 1980 से 1990, 2010, 2020, उससे रिलेटेड कौन से संविधान संशोधन है, ये आप लोग पढ़िएगा, फिर मुझे बताइएगा। अभी मुझे टाइम मिलेगा तो हम आपको लास्ट में बता भी सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको कंप्लीट कर लें विद इन दी प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब 105वां जो संविधान संशोधन, जो लास्ट संविधान संशोधन अभी तक का है, वो 18 अगस्त 2021 को लागू हुआ और इसमें राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार नहीं था, केवल केंद्र को था। 105वें संविधान संशोधन, जिसको कि तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा 18 अगस्त 2021 को एसेंट देके ये अधिनियम बनाया गया, उसके तहत ये राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार दिया गया और ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक था। इस तरह से ये इम्पोर्टेंट आपके संविधान संशोधन सभी हो गए हैं।
अभी तो टाइम काफी है। अब मैं आपको ये संविधान जो संशोधन होता है उसकी जैसे 4 प्रक्रिया मिनट और बताऊंगा। सर 4 मिनट हाँ? रह गए, 4 मिनट रह गए, 4 मिनट। 4 मिनट में वो हो जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल। जो सर आर्टिकल एक क्वेश्चन, 368 के, हाँ हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, अनुराग बात कर रहा हूँ सर। एक क्वेश्चन था, जैसे एक एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडियन एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट हाँ इट नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, मतलब फेडरेशन वर्ड यूज नहीं करते हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पर ये जो इंडियन हाँ यूनियन है जो पूरा का पूरा प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन पे बेस्ड है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको सर थोड़ा। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। ये नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, यस सर। और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप लोग एलएलबी करोगे, Yes, sir. मैं ये सोच रहा था कि शायद कोई बच्चा ये पूछे, तो ये फेडरेशन क्या होता है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है among the center and the states, तो Okay. एक यूनिटरी करेक्टर होता है और एक फेडरल करेक्टर होता है। फेडरल करेक्टर में क्या होता है कि स्टेट्स को भी ऑटोनॉमी दी जाती है और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। इसीलिए 3 सूचियां होती हैं, सेंट्रल लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। Yes, sir. ठीक है ना? जी हाँ सर। हाँ, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बहुत ही वंडरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको मालूम है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं। और ये संविधान अगर इतना रिजिड ना होता, इतना यूनिटरी ना होता, तो एवरी टाइम इसके प्रोविजंस को कोई भी संशोधित कर सकता था। इसलिए जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो रिजिड भी है, और इसका नेचर जो संविधान का है वो यूनिटरी भी है और फेडरल भी है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब तक स्टेट अच्छा काम करते हैं, आपने देखा होगा कि फॉर पॉलिटिकल रीजंस आज भी कुछ चीफ मिनिस्टर्स, नाम लेना उचित नहीं होगा, अपनी अपनी पॉलिसीज अपनाते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट और कंट्री का इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहे, तब अच्छी स्थिति होती है। तो इसीलिए जो बेसिक स्ट्रक्चर में सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी व्यक्ति फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स या फ्रीडम ऑफ स्पीच आदि के नाम पे राष्ट्र के प्रति गद्दारी नहीं कर सकता। हम राष्ट्र की प्रतिष्ठा और उसके गौरव को दांव पे नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए स्टेट्स को ये कहा गया है वो फेडरल हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता है, बट दे आर नॉट गिवन द लिबर्टी टू secede फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्टेट फ्रॉम आवर कंट्री। कोई स्टेट, जैसे आपको मालूम है ना, पंजाब में खालिस्तान बनाने की मांग, कभी कहीं किसी की मांग उठती है, कभी किसी की मांग उठती है। तो फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिजिड नहीं होता तो इस तरह के बहुत सारे स्टेट्स बन सकते थे। तो उनकी एक सेट प्रक्रिया है, इसीलिए संविधान संशोधन भी है। इट इज, ये ऑर्डिनरी लॉ के रूप में नहीं होता है। इसकी जो संविधान की संशोधन की प्रक्रिया है, ये आपको बता दें कि जैसे लोकसभा में 545 एमपी होते हैं और राज्यसभा, तो किसी भी हाउस में ये बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है संविधान संशोधन का अंडर आर्टिकल 368, और उसमें ये सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट, यानी सिंपल मेजॉरिटी का मतलब कि जो भी स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट की टोटल, उसके 50% से एक ज्यादा वोट। एट द सेम टाइम इट मस्ट आल्सो बी पास्ड बाय, ये जो अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा था उस जी पर, सर। इसका जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी टोटल जो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स
in the parliament, or at the same time it must be passed by 2/3 special majority, 2/3 members present and voting. जैसे पूरे हाउस की स्ट्रेंथ 545 है और जिस दिन इस पे संविधान संशोधन पर चर्चा हो रही है, तो मेन बात यह है कि 545 का आधा, उससे एक वोट ज्यादा, वो सिंपल मेजोरिटी कहलाती है। और इसके साथ साथ जितने भी उस समय मेंबर्स हाउस में प्रेजेंट है, उनका 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तब संविधान संशोधन का बिल पास हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर संविधान संशोधन में कोई स्टेट से रिलेटेड भी संशोधन किया जाना है, तो उन जितने स्टेट्स से रिलेटेड संविधान में संशोधन होना है, उतने स्टेट्स के जो भी वहां के मेंबर्स होते हैं, एमएलए आदि जो होते हैं, उनकी हाफ ऑफ द नंबर, उससे वो रेटिफाई होना चाहिए। ये है प्रक्रिया। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रक्रिया थोड़ी डिफिकल्ट इसीलिए बनाई गई है कि ऑर्डिनरी वे में, जैसे आप किसी भी कंट्री को, किसी भी कम्युनिटी को, आपके यहाँ किसी भी व्यक्ति को यहाँ नागरिकता देनी है, तो वो संविधान संशोधन की तरह से नहीं होता है, उसकी प्रक्रिया सिंपल होती है। लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये लेट डाउन की गई है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आर्टिकल 368 के तहत ये दी गई है। तो अब इस तरह से आपके करीब करीब सबसे इम्पोर्टेंट आपके संविधान संशोधन भी हो गए हैं, और ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आपको मैंने फंडामेंटल राइट पार्ट 3 भी करा दिया, जिसमें कि आर्टिकल 12 से लेके 35 थे। डीपीएसपी पार्ट 4 भी करा दिया, आर्टिकल 36 से लेके 51 थे। पार्ट 4A में जो फंडामेंटल ड्यूटीज का, हेलो प्लीज जिसका म्यूट कर ले अपने को। विवेक, किसका चल रहा है? अब बताइए कोई इसमें डाउट हो। बाकी हमारे विचार से आपका पॉलिटी का जो संविधान से रिलेटेड चीजें हैं वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं। आपको और कोई इसमें पूछना हो तो पूछिए। एनीबडी, आप लोग अपने को खोल के जो भी पूछना चाहें। सर सिक्किम पहले अपना मतलब राज्य कैसे बना सर, सिक्किम के बारे में बताइए सर। अरे मैं अभी आपने ध्यान नहीं दिया क्या? अभी मैंने क्या बताया था सिक्किम का? सिक्किम को 22वां स्टेट 1975 में बना। आप उससे पहले की बात पूछ सर रहे हो। वो भारत का भूभाग था कि अदर देश का भूभाग था सर? हाँ नहीं, वो ये जो स्टेट बना है ये तो बात की बात है। ये आप उससे पहले की बात कर रहे हैं। एक्चुअली सब ये इंडिपेंडेंट थे। ऐसे ही आप देखिए कि जैसे जूनागढ़ था, जूनागढ़ तो पाकिस्तान में चला गया था। ये तो पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए तो लौह पुरुष कहा जाता है, उन्होंने अपने दम पे उसको अपने में मिलाया। तो ये सिक्किम भी ये प्रभाव में आ गए थे। बरगलाने वाले बहुत से लोग होते हैं, तो पहले इनको ऑटोनॉमी मिली और फिर बाद में धीरे धीरे जो है इनको समझ में आया कि बिना इंडिया के जो है हम खतरे में हैं, कभी भी कोई चाइना आइना इन पे कब्जा कर सकता था। इसलिए इनको सद्बुद्धि आई और बाद में ये फिर इंडिया के पार्ट बने और ये इसके 22वें राज्य 1975 में बने। हाँ, और बताइए। अब आपको इसमें और कोई, इसमें बीच में और भी वैसे संविधान संशोधन जो बीच में रह गए हैं
अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हमें कुछ उनको डिटेल में बताऊं क्या? सर एक चीज पूछनी थी सर। केशव नंदा जो भारतीय केस था उसे जनरली फंडामेंटल राइट केस मतलब के रूप में देखते हैं। तो सर उसका अगर ब्रीफ थोड़ा आप डिस्कशन मतलब शेयर कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें ब्रीफली, क्योंकि जनरली इस केस को अच्छा ठीक है, मतलब कौन बोल रहे हैं आप? सर अनुराग बोल रहा हूँ। हैं? अनुराग सर, अनुराग। अनुराग बोल रहे हो? तुम यस पहले सर। तो ये बताओ कि आपने केशवानंद भारती केस जो भी पढ़ा हो जहां से भी, पहले आप ये बताइए कि कितना आप समझ पाए हो, तब हम सर आपको डिटेल में बताएंगे। जनरली मतलब मैं बुक्स पढ़ रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का जब जिक्र होता था तब केशव नंदा वाले केस को मतलब मेंशन देखा है मैंने, कि उसमें मेंशन कर रखा है सर बहुत सी आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स में मेंशन आपने ये देखा कि किस नेचर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है? सर नहीं, इतना नहीं देखा सर। ये केशवानंद भारती का डिटेल जो है ना आपके लिए जरूरी नहीं है। ओके। डिटेल आप इंटरेस्टेड हो तो डिटेल भी बताया जा सकता है। एक्चुअली इसकी देखिए ऐसा है, केशवानंद ये सब केरला के मठाधीश थे। इनके मठ से संबद्ध बहुत सारी जमीन थी जो कि सीलिंग की सीमा से बहुत ज्यादा थी। तो जब इनकी जमीन को लेके गरीब लोगों में बांटने की पोजीशन आई तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। इन्होंने कहा कि आप मेरी जमीन कैसे ले सकते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए फंडामेंटल राइट। तो ये तो 1973 में आया। मैंने आपको पहले ही बताया कि 1951 यानी हमारा देश 1947 में स्वतंत्र होता है, 26 जनवरी 1950 में हम गणतंत्र बनते हैं, और एक साल बाद ही, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के लिए सरकार चलाना उसका उद्देश्य होता है कि गरीब लोग को, भाई देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का जब तक आप प्रेम्बल नहीं समझेंगे, प्रेम्बल जो है उसका एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है? द मेन एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टेब्लिश द वेलफेयर स्टेट, जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता हो, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फंडामेंटल राइट्स हो, लेकिन साथ ही साथ इसमें हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा ना हो। वो डिफरेंस कम से कम हो, तभी एक कॉमन ब्रदर हो और एगलिटेरियन सोसाइटी बन सकती है। अगर गैप ज्यादा होगा रिच और पुअर के बीच में, तो डेमोक्रेसी जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकती है। ऐसी डेमोक्रेसी वो हमेशा फॉलो होगी जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भाईचारा के साथ न रहे। भाईचारा के साथ तभी लोग रह सकते हैं जब उनकी हर समस्याओं का समाधान होगा, जब एक दूसरे से प्रेम भाव करेंगे। और जब इकोनॉमिक गैप ही बहुत ज्यादा होगा तो बहुत मुश्किल होता है ये। इसीलिए हर गवर्नमेंट में ये जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स थी उनको इम्प्लीमेंट कराना आवश्यक था, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा ही है कि वेलफेयर स्टेट हमें बनाना है। हमारे देश जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे अपने स्वार्थ की वजह से और इन आतताइयों की वजह से हजारों साल से आप गुलाम रहे। लगभग 200 साल तो इन्हीं अंग्रेजों ने राज्य किया। अब धीरे धीरे अभी तक 70 साल या इससे ऊपर किसी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा। अब आज की डेट में वी आर लकी कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर मिले हैं जिसकी पूरे दुनिया में ऐसी छवि है कि लगातार 3 साल से नंबर 1 चल रहे हैं और आत्मनिर्भर बनाने का ये भरसक प्रयास कर रहे हैं। इतने सारे झंझावातों के लगातार 1-2 साल से पूरी दुनिया घुटने टेक गई है, जो कोरोना आदि, इसके बावजूद भी आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास जो किया जा रहा है। तो ये तभी संभव है कि
हर व्यक्ति अपना योगदान दे, और उसके लिए जरूरी है कि कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर मेजोरिटी अगर भूखी रहेगी तो वो क्या योगदान दे पाएगी हमारे विकास कार्य में? तो इसीलिए ये जो जितने भी संविधान संशोधन हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत सारी स्टेट की ड्यूटी है कि ऐसे कानून बनाएं जिससे कि हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच का गैप फिलअप हो सके और सब व्यक्तियों को जमीन का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसलिए आपने देखा होगा, आप सब लोग गांव के रहने वाले हैं, कि हम लोग जब आप बनेंगे, जब IAS PCS बनेंगे तो पहले आप SDM होंगे, ADM होंगे, कलेक्टर होंगे, तो उनके एजेंडा में यही सब चीजें तो होती हैं। हमने अपने जीवन काल में बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए हैं। आपको मालूम होगा कि कानपुर देहात में रसूलाबाद तहसील, इसमें बहुत सारी लैंड ऊसर सुधार योजनाएं चलवाई हमने, और वहाँ के प्रधानों को हम लोगों ने, लेखपालों को ऐसी टीम बनाई, उनको कसम खिलाई थी कि बिना किसी भ्रष्टाचार के हजारों हेक्टेयर जमीन हम लोगों ने आवंटित की। ऊसर सुधार योजना के तहत उनको, गरीब लोगों को आवंटित किया, फिर उसको सुधार करवाया। इसी तरह से मैं जब शारदा साई कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में अपर प्रशासक था, और तो उसमें इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, मनरेगा का, जब मैं CDO झांसी था तो मनरेगा में बहुत सारे काम हुए, क्योंकि बुंदेलखंड में बहुत गरीबी थी, वहाँ सूखा पड़ता था, तो खेत तालाब, वहाँ के लोगों के खेतों में एक कोने में हम लोग तालाब खुदवाते थे और उसमें पानी भरवाते थे और वृक्षारोपण कराते थे। उसमें जन भागीदारी, इतना जन भागीदारी मिली झांसी में, और इतना वृक्षारोपण हुआ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, और आज की डेट में वहाँ बहुत हरियाली आई है। एक हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर रेशम के थे, इस समय वो मिर्जापुर आदि का देख रहे हैं, मिस्टर रणवीर सिंह कुशवाहा जी, तो बहुत अच्छा काम, तमाम अर्जुन के बाग लगवाए, बहुत सारा काम हुआ। तो ये सब मिलके ही काम होता है। तो ये केशवानंद भारती वाले में बेसिकली यही था कि इनके मठ के से लगी हुई बहुत सारी जमीन थी, उसको गवर्नमेंट जो है एक्वायर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इनको फंडामेंटल राइट मिला हुआ था, और तभी ये संविधान संशोधन लाना पड़ा, जिसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी को केवल लीगल राइट बनाया गया, इसका फंडामेंटल राइट से इसको हटा के, तब ये चीजें संभव हो पाई। तो आप पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ोगे तो पहले आपका जो है ये 1951 में ये संविधान संशोधन इसलिए लाना पड़ा। आप पूरी हिस्ट्री, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ोगे तो अलग से आप आइएगा तो आपको हम और भी डिटेल बताएंगे, इसका पूरा केस लॉ क्या है। इसी तरह से आपको एक और आर्टिकल 14 पे अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो उसमें लीडिंग केस हुआ था चिरंजीव लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें ये कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को इक्वलिटी का राइट है। तो वो राइट टू इक्वलिटी हर व्यक्ति समझ नहीं सकता इतनी जल्दी। राइट टू इक्वलिटी डज नॉट मीन कि एवरीबॉडी इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। ओनली दोज पर्सन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ हु आर लिविंग अंडर द सेम और सिमिलर सर्कमस्टांसेस। तो ये जो लीगल कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड हो, जब अलग से पूछेगा तो मैं डिटेल में आपको ओके सर, अभी हो सकता है मैं शेयर करूंगा। अब आप इस पे आप आइए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको जो पिछले बताई थी हमने, उनमें से कोई चीज आपकी रह गई हो। स्टैट्यूटरी बॉडीज भी मैं आपको बता चुका था। आप लोग थोड़ा सा हमें रिमाइंड कराइए, कोई और इससे रिलेटेड कोई चीज इंपॉर्टेंट रह गई हो। एक क्वेश्चन था 2019 में, क्वेश्चन आया था कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, क्या मैं शेयर कर बोलिए, सकता हूँ? थोड़ी आवाज बढ़ाइए बेटा।
सर ये कह रहा हूँ कि 2019 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी मेंस में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। उसमें क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड नहीं है। हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर पे है, जबकि हमारा जो प्रिंसिपल वो रेदर देन हम चेक एंड बैलेंस पे फोकस करते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्ट्रिक्ट हाँ सेपरेशन ऑफ पावर की जगह चेक एंड बैलेंस पे वो बेस्ड है। हाँ, तो उसको इसे उसको उन्होंने एक्सप्लेन, पूछा होगा ना कि इसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। हाँ एक्सप्लेन या क्रिटिकली एनालाइज करिए इसे। हाँ, तो आप बताइए, आप कुछ अपना अपना ओपिनियन दीजिए, कितना आप समझ पाए हो, तब मैं बताऊं। मतलब ये अगर स्ट्रिक्टली सेपरेशन ऑफ पावर होता तो मैंने आपको वही बताया ना कि आज की डेट में आप स्थितियां देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जी क्या कह रही हैं, अरविंद केजरीवाल की चलती तो ये दिल्ली को, है ना, क्या आप समझते हैं कि ये जो नेशनल कैपिटल है अगर केवल अरविंद केजरीवाल के हाथ में, यानी फॉर दैट मैटर किसी भी चीफ मिनिस्टर, मैं अरविंद केजरीवाल पे कोई भी वो नहीं कर रहा हूं, यानी जहां पे राष्ट्र की राजधानी हो ऐसे शहर में एक इंडिपेंडेंट कोई चीफ मिनिस्टर हो, क्या उस चीफ मिनिस्टर के हाथ में पूरे उस शहर को और नेशनल कैपिटल को छोड़ा जा सकता है? ऐसा छोड़ना कोई क्या वाइज स्टेप होगा? द आंसर इज नो। यस सर। तो वही चीज उसमें है कि जैसे अगर जो सेंटर है वो अगर पावरफुल नहीं होगा, भाई कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि स्टेट मनमानी कर रहा है, उसकी मशीनरी पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ध्वस्त हो जाती है, तो प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ता कि नहीं? तो आर्टिकल यस सर। 356 के तहत वो प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ता है। पहला प्रेसिडेंट रूल बताइए किस स्टेट में लगाया गया था? एनीवन एल्स? सबसे पहले पंजाब में लगा था राष्ट्रपति शासन। तो ऐसी स्थितियां जब आती हैं तो ये जरूरी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मान लीजिए तमाम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं और मैटर कोई है स्टेट सब्जेक्ट का, तो अगर सेंटर को अधिकार नहीं है कि वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज और नेशनल इंटरेस्ट में वो स्टेट लिस्ट के मैटर पे कोई भी लेजिस्लेशन या कानून बनाने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसा देश चल पाएगा क्या? वो बंधक बन जाएगा। इसीलिए जैसे यूनिटी एंड इंटेग्रिटी एंड सोवरेंटी ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, और ये इसीलिए इसको बेसिक स्ट्रक्चर में कहा गया है कि इवन पार्लियामेंट that cannot bring up any constitutional amendment which is of the nature of destructing the basic structure of the constitution, ऐसे संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर देगा। तो इवन पार्लियामेंट की भी जो स्वतंत्रता है, जो पूरा अधिकार है कि वो कोई भी कानून बना सकता है, कोई भी संविधान संशोधन ला सकता है, उसकी भी ये अधिकार जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, दैट इज Yes, sir. आल्सो लिमिटेड। दी कहने का मतलब है कि जो बेसिक बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि ये वैसे फेडरल है लेकिन एट टाइम्स इट इज यूनिटरी आल्सो, क्योंकि Yeah. अगर यूनिटरी नहीं होता तो जहां नेशनल इंपॉर्टेंस की बात आती, आज आपने देखा कि किसानों के आंदोलन के नाम पे जिन्होंने लाल किले पे ये सब किया, जो नारेबाजी की और जो वो किया, अगर 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 ये केंद्र मजबूत नहीं होता तो ये कितनी विषम परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, राष्ट्र
उसकी यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सोवरेंटी, ठीक है ना। दैट्स वाई ये सारी चीजें जो है, इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, जब कहीं आपको डिटेल में, हमारे पास इसका डिटेल में भी नोट्स बने हुए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो फिर आप आइएगा तो आपसे सर पूरा मैं 1 डिस्कस बजे आ करेंगे। जाऊंगा आपके घर पे। तुम अनुराग बोल रहे हो? यस सर, अनुराग बोल रहा हूँ सर। 1 बजे आ जाऊंगा, थोड़ा वो काम था इस वजह से लेट हो गया, मैं निकल नहीं पाया। हाँ हाँ, तो तुम बताना आके, तुम अपना वो जो नोट्स बनाए हैं वो लेके आना। ओके आई एम सर, हैप्पी कि आप कम से कम कोशिश ये कर रहे हो। तो ऐसे ये कि लॉजिकली डिस्कस करना अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो सर अब मैं ये है कि, हाँ बोलो। सर मैं तो ये कह रहा था कि मतलब जनरली आप पर वीक पे एक सेशन लेते हो, उसमें कोई क्वेश्चन भी मतलब जनरली जो भी टॉपिक पढ़ाते हो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दिया करें, वो क्वेश्चन को चेक भी कर लिया करें, क्योंकि हमारी आंसर राइटिंग किस तरह से है। क्योंकि वो तो मैं भाई मैं कह तो रहा हूँ, अभी आज भी अगर टाइम परमिट करता है तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, आप सब लोगों को। अगर आप मुझे टाइम परमिट करता हो तो अभी भी मैं पूछ Yes, सकता sir. हूँ ना, है। अच्छा हाँ सर, चलिए, बट ये बताइए कि नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इनमें कौन कौन से आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, बताइए सब लोग। नेशनल कमीशन फॉर एससी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का? चलो अनुराग, ट्राई। आई थिंक सर आर्टिकल 338। नहीं, आई थिंक क्यों बोल रहे हो? यू मस्ट बी श्योर, इट इज आर्टिकल 338। आई एम 100% श्योर, सो बी कॉन्फिडेंट। बेटा पहले आप लोगों को अपने पे विश्वास रखिए, वॉट एवर यू स्पीक वो उस पे 100% सर्टेनिटी हो। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट से रिलेटेड आर्टिकल 338 है, और शेड्यूल ट्राइब का कौन सा है बोलिए? अरे इसी से रिलेटेड भाई, बहुत सिंपल है। 338 338A। शेड्यूल कास्ट, 338A हो गया शेड्यूल ट्राइब एंड 338B हो गया ओबीसी, ठीक है ना। अब ओके इनको, सर। अब इनको जो है, जो अब तीनों में आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, इनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है पंचायती राज को, नगर पालिकाओं को, ये किस संविधान संशोधन से मिला? और ओबीसी, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला और किस संविधान संशोधन से मिला, बताइए। है, बोलो बोलो, बस एकदम टेंशन फ्री रहो। आप लोग मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहे हो। सर पंचायती कैमरा राज ऑफ कर आर्टिकल रखा 40 है, और संविधान कौन जो सा? पीछे ओबीसी पीछे सर 40, आर्टिकल नहीं 40 नहीं बेटा, नहीं पंचायती नहीं राज। नहीं, मैं मैंने पंचायती राज का वो पूछा है कि कौन सा संविधान संशोधन से उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। 73। 70, हाँ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यस ठीक है ना। और ये किस ईयर में आया था? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मतलब समझती हो? अरे आप कोई लोग हमें कोई दिखाई नहीं दे रहे हो भाई। सर कैमरा ऑफ कर रखा है। अच्छा अच्छा, कैमरा ऑफ कर रखे होंगे। एनीवे चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मतलब समझते हो? अभी आपको बहुत डिटेल में हमने बता चुका हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का क्या मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली, भाई मान लिए ये पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में तो आती जाती रहती हैं, अगर किसी चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है तो आज एक पार्टी है, आज मान लीजिए भाजपा है, नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर ये हट भी जाएं तो आपके नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी को जो फॉर बैकवर्ड क्लासेस को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, वो कोई भी पार्टी आए,
है ना, आपके प्रो हो या कौन सा हो, उसके अगेंस्ट हो, तो भी कोई बिगाड़ नहीं सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मतलब ये होता है, ठीक है ना, उसका अस्तित्व खतरे में नहीं पड़ेगा। तो ये है कि इसलिए उस पर कोई मनमानी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये बताइए कि इसको किस संविधान संशोधन से 102 होगा। 702 102 अमेंडमेंट ऑफ किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है बैकवर्ड क्लास को, कमीशन को? ओबीसी को सर 102 102 वेरी गुड। 1 और 101 संविधान संशोधन में क्या हुआ? सर जीएसटी लागू। जीएसटी यस, ऐसे एकदम याद होने चाहिए बेटा। 101 संविधान जीएसटी किस किस डेट से लागू हुआ जीएसटी? 1 जुलाई 2017। हैं? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से, गुड। और ये जो 100 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये किससे रिलेटेड है? सर भारत और बांग्लादेश के मध्य वेरी गुड, भारत बांग्लादेश। और ये जो स्टेट को ओबीसी की सूचियां बनाने से रिलेटेड कौन सा संविधान संशोधन है? 105। हाँ, लास्ट में, ठीक है ना, ये है। अब ये बताओ कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आप लोगों को याद है कि नहीं? किसी को पूरा ये होना चाहिए याद, थोड़ा बहुत पूरा याद नहीं होगा है। ना? वर्ड से याद है, जो 9 जो वर्ड्स हैं कितना वो याद है बताओ कितना? सर। हाँ, जो बताइए कीवर्ड्स कितना? हैं सारे याद हैं हाँ सर। बोलिए, पहला वर्ड बताइए। जो है वो सोशलिस्ट है, सेकंड वर्ड इज सेकुलर, थर्ड वर्ड इज पहला जस्टिस। वर्ड कहाँ से शुरुआत कहाँ से होती है? आपके वैसे सर प्रियम्बल सोवरेन की से, शुरुआत कहाँ से? वी द पीपल ऑफ इंडिया। Yes, we the people of India. That means the source of strength of the constitution is the people of India. कहने का मतलब है कि पूरी पार जो है ना, वो पीपल ऑफ इंडिया। अब पीपल ऑफ इंडिया में तो हमारी जो डेमोक्रेसी है, ये क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या रिप्रेजेंटेटिव है, वो बताइए। इट इज नॉट डायरेक्ट, इट इज रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव है सर। डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो अपने एमएलए एमपी को चुनती है, वो इनको रिप्रेजेंट करती है। हालांकि ये बात अलग है कि ये अगर पब्लिक बहुत पढ़ी लिखी हो जाए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को ठीक ढंग से चुने, तो ये लोग थोड़ा अच्छा काम करें। अभी पब्लिक को इतना अधिकार नहीं मिला है कि इनको काम न करने पर एमपी एमएलए को वापस बुला सके, तो इसलिए ये लोग मनमानी करते हैं। लेकिन ये कि डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही है कि डेमोक्रेसी में पब्लिक का पार्टिसिपेशन जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है, दैट इज ऑलवेज बेटर। क्योंकि डायरेक्ट तब बेटर होता है जब पब्लिक का एजुकेशनल लेवल बहुत हाई हो, बहुत पढ़े लिखे हों, समझदार हों। अब यहाँ इंडिया की स्थिति आप लोग जानते हैं कि क्या विपरीत परिस्थितियों से लोग गुजर रहे हैं। तो यहाँ की जो मेन समस्या है वो एजुकेशन है, लिटरेसी है ना, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। बट ये बताओ, अब आप लोग ये बताइए कि जो यूपीएससी है, इससे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? कहाँ से शुरू होते हैं आर्टिकल्स यूपीएससी से रिलेटेड? 315 323 तक। हाँ, गुड। और ये बताइए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो रिट के अधिकार मिले हैं, उसमें वाइडर जुरिडिक्शन किसका है और क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाएगा। किन किन आर्टिकल्स के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आम पब्लिक की उनके लीगल और फंडामेंटल राइट्स को
प्रोटेक्ट करने का अधिकार मिला हुआ है, और उनमें से वाइडर जुरिडिक्शन किसका है, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, और क्यों? बोलो। चलिए अभी 5 मिनट है, इसमें अच्छा मौका मिला, हम लोग डिस्कस करें कुछ। आपको पहले बताया था ये, आप कोशिश जी, करिए। सर। अगर चलिए मैं बता देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाएगा कि अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट एज वेल एज अदर लीगल राइट्स को इन्फोर्स और उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार हाई कोर्ट्स को मिला है, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 विच इज इटसेल्फ इज ए फंडामेंटल राइट, तो उसके तहत किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का अधिकार मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकार मिला है वो केवल फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन का मिला है। ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बीइंग द अपेक्स कोर्ट और द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, तो उसके पास केसेस कम से कम जाने चाहिए। वैसे ही बहुत सी पेंडेंसी है और हाई कोर्ट तो बहुत ज्यादा हैं, तो हाई कोर्ट में कोई व्यक्ति हाई कोर्ट को मूव कर सकता है फॉर इन्फोर्सिंग हिज और हर फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर लीगल राइट्स अंडर आर्टिकल 226। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तभी आप जा सकते हैं जब आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ हो। अब ये बताइए, इससे रिलेटेड आपको जो रिट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो ये रिट्स के बारे में पांचों जो रिटें बताई थी उनके नाम बताइए, और उन शॉर्ट में उनके बारे में बताइए, क्योंकि 3 मिनट बाकी है। कौन कौन सी रिट्स हैं? अबे सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी रिट है उसमें? चलो मैं बताता हूं आपको। हैबियस कॉर्पस सबसे इम्पोर्टेंट हैबियस कॉर्पस है ना। मैंडेमस है दूसरी, प्रोहिबिशन, फिर तीसरी सर्सियोररी है, फिर प्रोहिबिशन है, फिर को वारंटो है। ये 5 हैं। और ये तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये जो रेट्स हैं ये इंक्लूसिव हैं या ये एक्सक्लूसिव हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्डिंग दी है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 226 और 32 में ये वर्डिंग है कि हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स। इसमें सीधे ये नहीं दिया है हैबियस कॉर्पस, और उसमें वर्ड्स दिए हैं दे हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स आर ऑथराइज्ड टू इशू रिट्स इन द नेचर ऑफ। वर्ड इन द नेचर ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द नेचर ऑफ का मतलब है कि जो इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सियोररी है ना, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। तो कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट दे आर authorized to issue these writs as well as other orders which is of the nature of these writs। कहने का मतलब है कि ये रिट्स जो है ये इंक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है कि यहीं खत्म हो जाती हो। तो कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को ये अधिकार दिए हुए हैं कि किसी भी तरह का ऑर्डर पारित कर सकती है विभिन्न परिस्थितियों में। अब आप ये देखिए कि जैसे इन्वायरमेंट है, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इटसेल्फ, तो कोई ऐसी एंटिटी है नहीं कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई रिट दायर कर सके कि साहब हमारा बड़ा प्रदूषण हो रहा है, लोगों को रोकिए, हमें बचाइए। तो इसके लिए PIL आई। PIL का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी पब्लिक इंटरेस्ट बेटा, लिटिगेशन इज सचिन
कॉलर। हाँ, अब आपका ये टाइम हो गया है, 12:20 हो रहा है। 12:20 हो गया जी सर। सर 1 मिनट और है सर। चलिए कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को, आज थोड़ा सा टाइम मिला बच्चों को डिस्कशन का। जी सर। आई एम हैप्पी कि बच्चे सर। इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जी सर। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए यही हैं, आप लोगों को अपने पे विश्वास रखना चाहिए। जब तक आप ओके। अपने सर पे विश्वास नेक्स्ट नहीं टाइम भी सर रखोगे, 5 मिनट रखिएगा पूछने के लिए प्लीज। हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि आज हम और बताना चाह रहे थे, तो लेकिन हमने सोचा कि वो वन वे हो जाएगा, इसलिए इसमें और भी संविधान संशोधन हमने कुछ आर्टिकल्स के लिख रखे थे, लेकिन वो तो आप बाद में भी पढ़ सकते हो कि ये इंटरेक्शन ज्यादा जरूरी होता है और ये ज्यादा फ्रूटफुल भी होता है। तो बहुत ही अच्छा भाई, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। आप लोग ऐसे ही मेहनत से करते रहिए। देखिए कुशवाहा जी की और हम लोगों की हमेशा यही कोशिश रहेगी कि आपको किसी भी तरह की हेल्प हो तो वी आर हियर। और वैसे मैं तो यही कहूंगा कि कभी किसी पे ज्यादा डिपेंडेंट ना बनो, इतना अगर आप में विल पावर है